नमस्कार, आपकी अदीरा से मैं प्याली देवनाथ आज फिर से लेकर आई हूँ कुछ चटपटी और मनोरंजन खबर के साथ। बट इस बार हमारे साथ जुड़े बहुत ही खास एंड स्पेशल आर्टिस्ट। She is not only a writer but also associated with lot of social welfare. She is none other than Jyoti Sinha. Hi. Hello ma'am, how are you? Lovely meeting Welcome you. to our show and Thank you. tell us more Thank about you. yourself. Lovely meeting you. Thank you so much. अदीरा के दर्शकों को बताइए आपकी जर्नी के बारे में। आप एक लेखिका हैं, आप बहुत कुछ करते हैं, so they are eager to know about it. नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके। और अदीरा मैगजीन विमेन के लिए काम कर रही है, तो ये तो इट्स क्लोज टू माय हार्ट। और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ आप सबको कि आप लोग इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से इस मैगजीन को लेके आए हैं। आई थिंक वी आर वेरी मच ऑनर्ड। बता दें कि ज्योति सिन्हा सिर्फ एक राइटर नहीं है, शी हैज वर्कड विद अ लॉट ऑफ पीपल इन अ वेरी लग्जरियस वे। So we'll come to that point, पर पहले जानते हैं उनसे कुछ अलग तरीके से जर्नी के बारे में। शुरुआत लिखने की, या हम चूंकि सिर्फ लिखने से नहीं, बहुत छोटे से हम लोग सिर्फ लिखने से ही नहीं, संगीत से, नृत्य से, अभिनय से, और इस तरह की जो चीजें थी वो हमारे शायद बचपन में जीन्स में भी थी, और बचपन से चूंकि देखी तो ये हमारे एक पार्ट ऑफ हमको ग्रोइंग हमारा था। फ्रॉम वेरी आई थिंक मैं 5-6 साल की उम्र से कथक सीखा, भरतनाट्यम सीखा, और आई थिंक 8-10 साल की उम्र से वी यूज्ड टू गो टू लिसन, वो पोइट्री प्रोग्राम्स होते थे हमारे शहर। आई बिलोंग टू जबलपुर एंड वहाँ पे एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन होता था साल में एक बार। तो मैं 10-12 साल की भी नहीं रही होंगी, और आई यूज्ड टू गो देयर विथ माय फैमिली, माय सिस्टर एंड माय ब्रदर, एवरीवन। और सबको शौक था सुनने का। उस जमाने में सब लोग सुनते थे, बड़े राइटर्स को, नीरज जी को सुनते थे, बड़े बड़े सभी शायरों को मैंने सुना, कवियों को सुना है। और मैं वहाँ से लिख के लाती थी अपनी डायरी, छोटी छोटी उसमें ना कि कुछ अच्छी पंक्तियां लगती थी तो मैं लिख लेती थी। तो बल्कि बाकी लोग कहते थे कि इतनी छोटी सी बच्ची और इसको अच्छा लग रहा है, तो बहुत मजे में मैं लिख के लाती थी। और हम लोग उस जमाने में, अब तो आज के जनरेशन को धर्मयोग और इस तरह की मैगजीन्स नहीं मिली है पढ़ने को, जिनसे हमने बड़े बड़े राइटर्स, धर्मवीर भारती साहब को, मायश मालवीय जी को, सबको हमने जो पढ़ा है। तो बिकॉज माय फादर वाज आल्सो अ वेरी गुड राइटर, सो ये एक इनबॉर्न टैलेंट है। और देखिए माहौल भी होता है। तब हम लोग को उस जमाने में ना तो मोबाइल्स होते थे, ना टीवी होता था, ना हम लोग सिर्फ मैगजीन्स और इतनी अच्छी किताबें पढ़ के जो हमने एक संस्कार आया है, जो आज के दौर पे बच्चे बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज हो गए। वो हमें हर चीज मोबाइल से ही पता चलती है। लेकिन हम लोगों ने, जब हम लिखते थे अपने स्कूल में एसेज, तो हमारे एसेज हमारी टीचर्स पूरी हर सेक्शन में भेजे जाते थे कि ये देखो ये क्या लिख रही है और कितना सुंदर है। और हमको बहुत प्राइजेस मिलते थे डिबेट्स के लिए, एसेज के लिए। तो आई थिंक वो धीरे धीरे कोई सोच के कि कब किस दिन से शुरू किया नहीं याद है, पर बहुत बहुत बचपन से 4 लाइनें लिखी हूँ। अपनी फील करते थे, क्योंकि शायद हम लोग इतने सेंसिटिव थे तभी लिख पाए, और शब्द थे हमारे पास, भाव थे हमारे पास, अभिव्यक्ति थी हमारे पास। और क्योंकि डांस से जुड़े हुए थे तो एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से आता था। ये आपका एक पैशन था, और सोचा नहीं कभी कि हम लोग उसको एज ए अपनी आर्ट को, अपने उसको हम लोग कमर्शियल करेंगे या प्रोफेशन करेंगे। तो यहाँ पे आए तो हिंदी के अलावा सबसे बड़ी बात मुझे मिली जो थोड़ी उर्दू की, जो हम उर्दू से, बहुत सही कहा, हाँ, उर्दू से हमारी मुलाकात अमेजिंग। तो माय फादर इन लॉ की मैं क्रेडिट जाती हूँ। मेरे फादर इन लॉ, डॉक्टर साहब के जो फादर थे, वो स्टूडेंट रहे हैं फिराक गोरखपुरी साहब के, वो स्टूडेंट थे हरिवंश राय बच्चन साहब के, और उनको हजारों शेर, वो ट्रूली लखनवी, एक उनका जो पर्सोना था, जो व्यक्तित्व था, जो पूरे लखनवी स्टाइल में उनकी बात होती थी, और उनको हजारों शेर याद रहते थे दूसरों के, और वो बात बात में हम लोग को सुनाते थे। तो शायद उसने मुझे शायरी की तरफ खींचा, और उर्दू सीखनी, थोड़ी थोड़ी लिखनी शुरू की। तो एक वहां से मैं अपने फादर इन लॉ का क्रेडिट देती हूँ। मीन्स आप
एक एटमॉस्फेयर में बड़े Right, एंड उसके बाद हाँ, भी आप ऐसे जगह पे कनेक्ट Right, है जहाँ पे लखनऊ, जहाँ जहाँ पे था, बोला जाता है लिटरेचर का कि अदबकारी और बिल्कुल शेर और Yes, शायरी में yes. एक्सपर्ट है, इन सब तो चीजों में। किस्मत ने मुझे लखनऊ भेजा और उसके बाद फिर देखिए फिर हम लोग माय हस्बैंड इज अ डॉक्टर, ही इज अ कार्डियोलॉजिस्ट और बहुत रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं और तो हम लोग उनकी कुछ हम लोग इंग्लैंड भी रहे 2 साल। तो क्या हुआ वहाँ पे जब हम थे तो हमारी कोई वहाँ सोशल लाइफ नहीं थी, तो मैं लिखती रहती थी, कुछ पढ़ती रहती थी और वहाँ पे उस जमाने में मैं बता रही हूँ, ये 93 की बात है, वहाँ पे एक प्रोग्राम आता था, वहाँ पे रेडियो प्रोग्राम मैं बहुत सुनती थी, वहाँ पे वंस इन अ वीक एक प्रोग्राम आता था महफिल गजल प्रोग्राम। तो उस जमाने में वो देखिए तब टेक्नोलॉजी उनके पास तब थी कि वो फोन इन प्रोग्राम्स करते थे, वो अपनी ऑडियंस को जैसे हमारे यहाँ पे अब थे, आया है पर ये 93 में तब लखनऊ में ये तब इंडिया में ये वाली बात नहीं थी। तो वो फोन इन प्रोग्राम होते थे कि आप अगर आप सुन रहे हैं उसके बाद वो अपनी ऑडियंस के लिए टाइम देते थे, अगर आपको अपना कोई शेर सुनाना हो या कुछ बात करनी हो तो मैं बहुत सुनती थी, आई यूज्ड टू लव दैट प्रोग्राम और मुझे बहुत मजा आती थी। एक दिन हमने सोचा कि इतने हम लोग को हम सुन रहे हैं, लोग अपने अपने शेर भी सुनाते थे या किसी और की शायरी सुनाते थे। एक दिन हमने डरते डरते हमने भी उठा लिया, हमने फोन लगाया, मिल गया लकीली, वरना वेटिंग होती थी बहुत। और मैंने कहा कि मैं लखनऊ से हूँ और मेरा नाम ये है और मैं कुछ लिखती हूँ तो आज हम शेयर करेंगे आपसे। तो हमने जो भी लिखा था उस समय एक नज्म थी और हमने उसको गुनगुना के सुना दिया और मैंने कहा मैं किसी को बताती नहीं हूँ। अब हमने जैसे ये सुनाया उन लोगों ने बहुत पसंद किया, जो आरजे था उस समय बहुत प्यार से उन्होंने उसको वो किया। उसके बाद हमने जैसे ही फोन रखा वहां से जो लोगों के प्रोग्राम में फोन आने शुरू हो गए कि मोहतरमा ज्योति सिन्हा जी आप कहाँ थी अभी तक, आपने क्यों नहीं सुनाया, आपकी आवाज इतनी अच्छी है, आप इतनी अच्छी लिख रही हैं। एंड यू वोंट बिलीव कि हर जितना ये तो सच में मॉल ऑडियंस था और जो ऑडियंस था वो जो सब लोग फोन मिला के बोले जो अभी ज्योति सिन्हा जी पढ़ के गई हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपको एक मोटिवेशन मिला, आपको लोगों ने पसंद करना शुरू किया। देन उन्होंने कहा कि आप अगले हफ्ते के प्रोग्राम में फिर आइएगा। अगले हफ्ते जैसे वो प्रोग्राम शुरू हुआ लोगों ने कहा कि पिछले हफ्ते जो ज्योति सिन्हा जी आई थी उनसे बोलिएगा फिर अपना खुश रहें। तो ये क्या होता है कि आपके अंदर जो है वो अगर दूसरा पसंद कर रहा है, आपकी अभिव्यक्ति से वो कोई जुड़ रहा है तो ये बहुत मोटिवेशन होता है। तो वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था एक कि उसके बाद यू वोंट बिलीव कि हमारी इतनी अच्छी दोस्ती वहां पे हुई कि हमारा रेडियो स्टेशन में वहां ना सिर्फ प्रोग्राम नहीं हुआ, उन्होंने मुझे जॉब भी ऑफर करी और अपने आप वहीं पे जाके और सनराइज रेडियो, बीबीसी, सबरंग रेडियो हुआ करता था, तो लेस्टर गए, सब जगह जाते थे और बहुत एंजॉय की वो स्टे हमने, बिकॉज हमारे बहुत शायरों का यूज्ड टू कॉल इट शायरों का कुनबा, और वो सब हमारे घर आते थे। और दलजीत मीर साहब से पता नहीं है बेचारे वो कहाँ हैं, हम बहुत अब साल से मिले नहीं है, बट दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी व्हेन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम यूके। तो उन लोग ने कहा कि जाके एक उस्ताद, एक गुरु जरूर रखना, क्योंकि उर्दू शायरी बहुत जरूरी है कि आपको कोई उस्ताद सिखाए। हम यहाँ आए, मैं किसी को नहीं जानती थी बहुत, बट somebody took me, एक बहुत मशहूर शायर हैं कृष्ण बिहारी नूर साहब, तो उनके पास हमें ले गए। कृष्ण बिहारी नूर साहब तो उनकी डेथ हुए 2003 में हो गई, पर आज भी उनके चाहने वाले हैं और मैं बहुत, मुझे आई थिंक हमारे अरबिया के दर्शकों को भी ये चीज बहुत अच्छी उनके शेर और गजलें आज भी बहुत प्रसिद्ध है। तो मैं उनके पास, हमें कोई लेके गया, तो हम जब उनसे मिले, हमने जो टूटा फूटा जो भी लिखा था, मैं तो उतनी एक्सपर्ट नहीं थी, मैं आज भी नहीं मानती कि अपने को एक्सपर्ट हूँ, और मैंने जब वहाँ पे सुनाया उनको तो उन्होंने कहा बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि तुम शागिर्दा तो बाद में बनोगी, तुम मेरी बेटी पहले हो। तो मैं उनकी बेटी बन गई पहले, और उसके बाद एक सिलसिला जो वहां से सेकंड टर्निंग पॉइंट जो होता है, उसके बाद मैं इस अदब की दुनिया में उनकी उंगली पकड़ के आ गई। आई थिंक हमारे घर का एक ऊपर वाले की बहुत दुआ है हमारे ऊपर, आशीर्वाद है कि मैं सभी अच्छे शायरों और कवियों से उस जमाने में रूबरू हुए, और सब हमारे घर आए, हमारे घर आते थे बहुत हजारों, बहुत किस्मत की भी बहुत बात है, बड़ी और बहुत नशिस्तें होती थी, बहुत, और आई थिंक इट्स आल्सो बिकॉज़ कि आपने अपनी हुनर की, यू नो, रूबरू से करवाया।
रवीन जैन साहब आते थे हमारे पास। रवीन जैन साहब की डेथ के 1 साल पहले वाली भी न्यू ईयर उन्होंने हमारे घर में, वी वर इन गोमती नगर दैट टाइम, किया। तो सभी, खुशबीर सिंह शाद साहब हमारे घर बहुत आते थे, हमारे तो भाई जैसे हैं, सभी बड़े, चाहे सागर आजमी साहब, मुनव्वर भाई, मुनव्वर राना साहब जो मुझे बहन मानते हैं, मैं उनको भाई मानती हूँ, और सभी लोग थे। कितने नाम हैं। हिंदी में सावित्री शर्मा जी थी, जो बहुत बड़ा, जो आज उनके बेटे रवि भट्ट साहब बहुत बड़े इतिहासकार हैं, वो मेरी हिंदी की गुरु जैसी थी। और बहुत सारे लोग थे, किस किस का नाम लूं मैं, बहुत योगेश प्रवीण जी अभी 2 साल पहले उनका देहावसान हुआ, और उनको मैं चचा कहती थी क्योंकि वो मेरे कृष्ण बिहारी नूर साहब के कजिन्स थे, तो वो मुझे बेटी की तरह मानते थे। और योगेश प्रवीण जी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा, और अब सफर वैसे बहुत ज्यादा रहा है, बहुत अच्छा सफर था, बहुत अच्छा, और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सफर। और मैंने सबसे सीखा, आपके साथ एक यादें जुड़ी हुई है और जिंदगी भर लेके जाने के लम्हे जिनको हम बोलते हैं, राइट। बहुत सुंदर लम्हे थे वो, और कैसे गुजर गया। और अब वो जब लोग नहीं हैं तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ सीखना था उनसे, जो मैं तभी हमेशा हर राइटर का अनसैटिस्फाइड हमें आज भी लगता है। आप बिलीव नहीं करोगे कि उस जमाने में तो ये मोबाइल फोन्स होते नहीं थे कि हर समय हम फोटोज खींचते रहे, राइट। हम लोग इतने, कृष्ण बिहारी नूर साहब मेरे घर में रहते थे, मेरे पिता के तरह, आखिरी दम तक उनको मैं आज भी उनकी बेटी की तरह ही लोग मुझे मानते हैं। हर प्रोग्राम में मुझसे मतलब हर को लगता है कि मैं कनेक्टेड हूँ नूर साहब से। तो पर मुझे लगा कि हमने शायद ये सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी इन लोगों से साथ छूट जाएगा, तो हमको जितना सीखना चाहिए था शायद वो नहीं सीखा। और आज भी मुझे ग्रज है कि उस समय ना फोन होते थे, यू वोंट बिलीव कि मेरी फोटो भी नहीं होती कि साथ में हम लोग बैठे हैं, जबकि हम लोग हमारे घर रहते थे। उस जमाने में हम लोग ने इसको सोचा नहीं, ये कभी बात की हम अपने आप को मतलब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, या कि हमारे आजकल लोग फेसबुक में इतना डालते हैं, तो उस जमाने में ये बात नहीं थी। बिल्कुल। ज्योति मैम, टॉकिंग अबाउट जो घोस्ट राइटर्स होते हैं, लिटरली जो हम रीडिंग्स देखते हैं, उनकी राइटिंग्स देखते हैं, तो धीरे धीरे वो चीज़ें कहीं ना कहीं डिमिनिश हो गई। तो इसके बारे में आपका क्या विचार? जी, ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज के दौर पे। जो साहित्य लेखन है, वो लेखक बनना एक आजकल, जैसे पहले लेखन करते थे तो लोगों पर सच में बहुत कंटेंट होते थे, बहुत अच्छी बातें होती थी कहने की, जो समाज में घटित हो रहा है वो बताने की, तो लेखक अच्छी बातें लिख रहे होते थे। उस समय भी लेखक हर तरह के सब्जेक्ट पे लिखते थे। अब क्या हो गया है कि अब हर आदमी के पास पेन है, पढ़ा लिखा है, और हर आदमी लेखक है। वो जो भी बोल रहा है वो अपनी किताब भी छाप रहा है, और साहित्यकार बनना या लेखक बनना, शायर कवि बनना एक ट्रेंड हो गया है। तो लोग खुद भले ही लिख रहे हैं, आजकल ये भी एक कमर्शियल एंगल इसका आ गया है। तो जो छोटे छोटे राइटर्स हैं जिनके पास जो सच में लिख रहे हैं, उनको लोग पैसे दे करके अपने वो ले रहे हैं और लिख रहे हैं, और ये घोस्ट राइटिंग इसको कहते हैं। नहीं, राइटर कौन है एक्चुअल ये नहीं पता था, तो घोस्ट राइटिंग, तो ये समस्या है। और इस तरह से जिसको मैंने इसको कहा, मैं कहती हूँ कि बौद्धिक प्रदूषण है। लोगों की एक छोटी सी किताब लिखने में या रिसर्च करने में, पेपर में आपको उस सब्जेक्ट के बारे में जानने के बारे में बहुत टाइम लगता है। फिर आपका बहुत अच्छा आइडिया हो, उसको आप लिखिए और उसको आप फिर छपवाइए और एडिट करिए, और उसको अच्छा खासा लंबा प्रोसेस होता है, कितना भी आप कंप्यूटराइज करिए। पर आपके पास अगर मौलिक चीज है, मौलिक बात है, तो टाइम लगता है कुछ अच्छी बात। वरना जो ढर्रे में जो लोग लिख रहे हैं, आप लिखते रहिए और आपकी 20 किताबें, 25 किताबें, 50 किताबें आ जाती हैं। बड़े बड़े लोग इस पे आजकल घोस्ट राइटिंग करवा रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। और इस तरह से क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद उनमें अवार्ड लेना, और उनमें अवार्ड लेना एक जैसे होड़ से लग गई है अपने को अच्छा साहित्यकार साबित करना, और अच्छी कवि, अच्छी शायर। ये इसको क्योंकि वो एक कमर्शियल एंगल उसमें ढूंढ रहे हैं कि मुझे दिखाया जाएगा कि मेरे को 50 जगह अवार्ड मिले हैं, 50 जगह, तो शायद मैं पैसा कमा सकूंगा। एवरीथिंग हैज बिकम वेरी कमर्शियल। तो जहां लेखनी बिक गई, तो
वो सही वो नहीं बता पा रही है जो एक्चुअली हो रहा है समाज में। तो ये चीज़ें गलत हो रहा है और कॉपी भी हो रही है। दूसरा जो अच्छा कहीं से आपने किसी का शेर मार लिया, लोग अपने नाम से छाप दे रहे हैं, अपने नाम से मंचों में पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत एक गंदगी आ गई है समाज में, अच्छा नहीं लग रहा है ये कहते हुए पर है। तो इसको जो मुझे लगता है कि कविता या साहित्य आपके अंदर की अभिव्यक्ति है, आपके अंदर की भावना है। क्या आप उसकी बोली लगा सकते हो? आप उसको नीलाम कर सकते हो? आप नीलाम वही कर सकते हो जिससे आपको कोई अटैचमेंट नहीं है। आप उसको बेच सकते हो? नहीं बेच सकते हो। तो आप वो भी इससे कि बाहर से लेकर के आप बेच रहे हो। आपके लिए असली साहित्यकार कौन है? असली साहित्यकार कौन है? असली साहित्यकार वो है जो जिसने दुनिया में जितनी भी चीजें, जितने भी भाव हैं, जितनी भावनाएं, उनको सच में अंदर से महसूस किया है, उस संवेदना को महसूस किया है, हर घटना को ऑब्जर्व किया है, देखा है और उसको अपनी लिखनी से, अपने शब्दों में ढाल कर। और ये अगर कोई कहता है कि मैं लिख रहा हूँ या मैं लिख रही हूँ, ना, आप अपने आप कभी नहीं लिखते। वो एक थॉट ऊपर से आता है, जब ऊपर वाला आपके साथ कनेक्ट होता है, आप तब वो सबसे सुंदर बात आती है। आपने कहा कि मुझे जोड़ तोड़ करनी है और काफिया और तुकांत मिलाने हैं, तो वो कविता नहीं होती, वो साहित्य नहीं होता जब तक कि अंदर से ना आए। और तो मुझे लगता है कि वही सबसे अच्छा जो संवेदना को समझ सकता है। और कहानी या कविता तो हर चेहरे पर लिखी हुई है। हमारी जिंदगी में जो घट रहा है वो हमारी आंखों में है, वो हमारे चेहरे में, वो हमारे चेहरों की झुर्रियों पे। हमारा चेहरा हमारे पूरे अंदर हमारी कहानी कह रहा है। तो सिर्फ हाँ, तो एक मेरी एक नज्म मुझे याद आ गई कि हर चेहरे पे जिंदगी एक नज्म नई हो लिखती है। हर चेहरे पे जिंदगी एक नज्म नई हो लिखती है। दर्दो गम की स्याही से लफ्जों के चेहरे गढ़ती है। हर लम्हा जो गुजर रहा है, अभी जो गुजर रहा है, हर लम्हा चेहरों पे अपने दस्तखत कर जाता है। आज जो गुजर रहा है, हर लम्हा चेहरों पे अपने दस्तखत कर जाता है। गमों खुशी की तारीखें वक्त यही लिख जाता है। I think ये पूरा रूम में छू जा रहा है and there's so many तो हर लम्हा चेहरों पे अपने, आपके चेहरे पे, हमारी चेहरे पे, आपके चेहरे पे। तो वो ये जो सुंदर सी बात ऊपर वाले ने, एक लेखक के पास, असली लेखक वो है जो पढ़ सकता है आपके चेहरे की हर बात, और वो उसको है ना। तो मेरा एक शेर मेरा था कि ऐ खुदा दे वो नजर जो पढ़ सके खामोशियां, ऐ खुदा दे वो नजर जो पढ़ सके खामोशियां, गुनगुनाती है गजल क्या गुल से मिलके तितलियां। क्या क्या गुनगुना रही है, मुझे सुनने की सलाहियत दे, मुझे ईश्वर वो नजर दे। ऐ खुदा दे वो नजर जो पढ़ सके खामोशियां, गुनगुनाती है गजल क्या गुल से मिलके तितलियां। अनकहे एहसास की कुछ सुन सकूं मैं सिसकियां, अनकहे एहसास की कुछ सुन सकूं मैं सिसकियां, मेरी पलकों पे थमे बादल करें सरगोशियां। तो ये तो हर कोई तभी जब वो सच्ची शायर या हम लोग यही करेंगे। तो ये एक वो है। तो ज्योति मैम, टॉकिंग अबाउट सोशल वेलफेयर, आप एक एनजीओ के साथ कनेक्टेड हो, उसके बारे में ये भी मेरे अंदर का शायद लेखक जो था वो क्या होता है कि आप जो दुनिया में देख रहे होते हैं, आप उसको सिर्फ लिखनी में नहीं लिख सकते हैं। उसके लिए आप चाहेंगे कि उसका कुछ सॉल्यूशंस भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि लेखक को सोशल वर्कर भी होना चाहिए। आप बता तो देते हैं कि दुनिया में ये खराब है, ये समाज में खराब है, इसको बदलना चाहिए। खुद आप इंडिविजुअल कथनी और करनी में फर्क हो जाता है कि लोग सिर्फ कह रहे हैं कि भाई आपको करना चाहिए, मैं नहीं करूंगा, आप करेंगे। तो ये चीज आप लोग भी हाँ, तो अगर हम कुछ विषमता देख रहे हैं समाज में, कुछ ऐसी चीज, तो हमें भी कदम आगे बढ़ाना चाहिए। हम सिर्फ दूसरों को अपनी कहानियों से, अपनी कविताओं से, अपने दर्द से हम सिर्फ फैलाएं नहीं, हम उसे कम करने की कोशिश करें। तो इस वजह से हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि जो भी हम अपने हम लोग का एक एनजीओ है हेल्पिंग हार्ट फाउंडेशन, चूँकि हमारे हस्बैंड डॉक्टर हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, तो हम लोग बहुत सारे अवेयरनेस
वो चलाते हैं, कार्यक्रम चलाते हैं। हमारा एक होलिस्टिक हेल्थ ऑफ द सोसाइटी है, सिर्फ एक शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, मानसिक और जो हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य है, इमोशनल और मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, तो हम उसके लिए बहुत काम करते हैं। और उसमें हम सिर्फ मेडिकल अवेयरनेस कैंप्स नहीं चलाते, हम बहुत सारी चीज़ें सिर्फ डॉक्टर से रिलेटेड नहीं सिखाते, क्योंकि वो तो है ही, हो ही रहा है, करते हैं अवेयरनेस के, हम सेमिनार्स करते हैं, पर हम कला और साहित्य को, संगीत को हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ से जोड़ते हैं, और हम उसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। हम लोग वर्कशॉप करते हैं, हम म्यूज़िक वर्कशॉप करते हैं और डांस वर्कशॉप्स करते हैं। और हमारे स्पेशली खास तौर पे वो लोग जो रिटायर्ड हो जाते हैं या अकेले हैं, उनको लोनलीनेस रहती है और वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, तो उनका स्वास्थ्य, अगर आप स्ट्रेस्ड रहोगे तो यहाँ बीमारी है, सारी बीमारियाँ यहाँ से हैं। हमारा मन दुखी है तो हमारे का ब्लड प्रेशर खराब है, शुगर है, सब चीज़ें हैं। आप खुश हैं तो बीमारियां आपसे बहुत दूर हैं। तो आप अपने आप को खुश रखना कैसे सीखेंगे? आप लोगों से किस तरह से जुड़ेंगे? आप संगीत सुनिए, आप हंसिए, आप डांस करिए, आप दुखी हो रहे हैं, हाँ गाइए, तो ये चीजें आपको प्रसन्न रखती है और आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर, एवरीथिंग सब ठीक रहेगा। तो मैं साहित्य, संगीत, कला सबको स्वास्थ्य से जोड़ती हूँ और इसलिए भी बहुत काम करती हूँ। और आप खुद भी इतना फिट है और ब्यूटीफुल। आई ट्राई टू डू दैट। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं और इसलिए आपने कहा क्योंकि मैं डांसर रही हूँ, तो मैं इसलिए सब चीज़ों को जोड़ती हूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने अपनी कविताएं भी, हमने लिखा सुकून दिल, कि सुकून का, जो दिल का सुकून है, जो सब ढूंढ रहे हैं, आखिरी अल्टीमेट हम क्या चाहते हैं, अल्टीमेट सुकून चाहते हैं, उस पे एक पूरी हमारी शो है तलाश सुकून, वो हमने उस पे किया था, वर्चुअल शो किया था, उस वजह कोविड टाइम था, तो मुझे लगा इस समय सबको सुकून की ज़रूरत है, तो मैंने पूरी एक पोइट्रिक डांस ड्रामा बनाया था। अनुज मिश्र बहुत बड़े डांसर है, और हमने वर्चुअली, हमने रिकॉर्डिंग करी थी और जाके किया था, वो स्टेज में करना। तो हम स्वास्थ्य के साथ साहित्य को जोड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि मैं सेतु बनी रहूं, मैं एक ब्रिज बनी रहूं इन लोग के बीच। बहुत कम मिलता है हमें ऐसे देखने का। We really appreciate Thank you so much that you're coming and doing all these things. Also, अदीरा के दर्शकों को बताइए आप about writing, जो यंग जनरेशन आ रहे हैं, नई कंटेंट लेके आ रहे हैं, उनके बारे में आप नहीं, मैसेज। बहुत अच्छे बच्चे अब लिख रहे हैं, बहुत लिख रहे हैं, पर जैसे मैंने कहा ना कि होड़ मत लगाइए, कंपटीशन मत करिए कि मुझे किताबें लिखनी ही हैं, मुझे म्यूजिक की पीस बनानी ही है, और चाहे वो कचरा हो, चाहे वो उसमें, उसको अच्छा क्या है बुरा क्या है इसकी बात समझिए। सिर्फ बिकने के लिए तो सस्ती चीज़ें भी बिक जाती हैं, और पर जिंदा वो रहता है जो अच्छा होता है और जो एक अलग सी बात होती है। तो बच्चों में आजकल तो मोबाइल सबके हाथ में, हर आदमी वीडियो बना रहा है, हर आदमी फिल्म बना रहा है, और उसका कंटेंट बहुत ज़रूरी है और बहुत ईमानदारी से बनाइए। और हिंदी कि मैं लेखकों से, चाहे वो फिल्म भी लिख रहे हों, फिल्म बना भी रहे हों, चाहे लेखक लेखनी कर रहे हैं, कृपया 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 अपने भारतीय संस्कारों का जो एक भारतीय संस्कारों का जो बलात्कार हो रहा है, जिसे मैं कहती हूँ, वो ना करें। भाषा पे बहुत ध्यान दें, आप जो बोएंगे वो ही आप उगाएंगे। तो आप अगर अभी आने वाली जनरेशन में जो एब्यूजिंग लैंग्वेज, जो गलत भाषाएं, अपशब्द इस्तेमाल करने लगे हैं, गलत सीन्स इस्तेमाल करने लगे हैं, पुराने ज़माने की फिल्मों में हर तरह की चीज़ें दिखाई जाती थी, डाकुओं की भी, स्मगलर्स की, सब फिल्में हम लोगों ने बचपन में देखी, पर एक भी फिल्म में मुझे कोई विलन तक गाली देते हुए नहीं सुनाई पड़ता था। पर आज के दौर पे हर लड़की भी गाली दे रही है, हर लड़का गाली दे रहा है, हर फिल्म वाला, हर बच्चा बिना गाली के बात नहीं कर रहा। तो ये कौन सा समाज आप दिखा रहे हैं? कृपया अपने समाज की डिग्निटी और गरिमा को बनाए रखिए। आपका अपना घर है, ये अपना परिवार है। कल रोइएगा मत कि आपके बच्चे आपको गाली देके बात करेंगे। ये हम जो बोएंगे वो वही हम फसल उगाएंगे। तो मेरी सभी नए बच्चों से, जो नए लोग आ रहे हैं, आप सब लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट इसका ध्यान रखें, कंटेंट अच्छा रखें, कुछ अद्भुत करिए, वरना तो हर दूसरा आदमी आज राइटर है। तो मेरी बहुत सारी दुआएं आपकी मैगजीन के लिए, थैंक यू सो मच आप सबके लिए। आप लोग यंगस्टर्स अच्छा कर रहे हैं। नहीं, आई गेस वी हैड एन अमेजिंग टाइम विद ज्योति सिन्हा। ऐसी खबरों के लिए और कुछ रियल टॉक शो के लिए नई एपिसोड में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच।